हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर वाटर डिमांड। ओके, तो देखिए कल हमने जो बात एंड की थी इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में, वो बात हमने एंड किया था ऑन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल वाटर डिमांड। ठीक है, तो एक पॉइंट है कि टोटल वाटर डिमांड जो है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के साइज के ऊपर कि आपका किसी भी टाउन का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, सो नाउ वाटर डिमांड आपने जो भी कैलकुलेट किया है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हैंस ये जो पॉपुलेशन साइज है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिजाइनिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आल्सो, है कि नहीं। मतलब वो जरिया जिसके द्वारा आप वाटर को पहुंचाओगे घरों में या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर स्कूल्स में, हॉस्टल में, मतलब पाइप सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, ये सब डिजाइन करने के लिए पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, इस अब से कुछ देर आगे हम पॉपुलेशन पर ही अपना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए IAS में, IES में, ठीक है, आए हैं इससे पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन तो करेंगे। तो देखिए कि टोटल वाटर डिमांड आल्सो डिपेंड ऑन पॉपुलेशन साइज। तो हमारे पास एक डेटा है कि टाउन्स का पॉपुलेशन क्या होना चाहिए और मतलब पर कैपिटा डिमांड कितना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉपुलेशन इज लेस देन 20,000 किसी शहर का, तो उस शहर में जो वाटर डिमांड है एक इंसान का एक दिन का ये है लगभग 110 लीटर। ठीक है, इस तरह से एक डेटा गिवन है, तो वो टेबल हम यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देते हैं, आप लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ हमने एक टेबल दिया आपको, आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेबल पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा डिमांड। तो पॉपुलेशन लेस देन 20,000 तो पर कैपिटा डिमांड 110, 20,000 से 50,000 तो 110 से 150 LPCD, 50,000 से 2 लाख तो 150 से 240, 2 लाख से 5 लाख तो 240 से 275, 5 लाख से 10 लाख तो 275 से 335, 10 लाख से यदि अधिक पॉपुलेशन है तो 335 से 360 LPCD। ठीक है, ये है आपका वाटर डिमांड विच इज डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। क्लियर? ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। ओके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड या फिर पर कैपिटा डिमांड। तो ये जो जितने भी थ्योरी हम बता रहे हैं ये सारे अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो इट मे कम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन ESC और ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजन। ठीक है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम दिस सेक्शन, सो प्लीज रिमेंबर। तो फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड समझिए। सबसे पहला फैक्टर क्या, मैं कह सकता हूं साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। ठीक है, आपको अभी अभी मैंने एक टेबल दिया कि पॉपुलेशन जैसे जैसे वेरी कर रहा है पर कैपिटा वाटर डिमांड भी वेरी हो रहा है। ओके, ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो पर कैपिटा डिमांड भी ज्यादा है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन पहला फैक्टर होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से अफेक्ट करेगी। अभी मान लीजिए कि अगर कोई जगह गर्म है और ड्राई है,
जैसे कि साउथ में, ठीक है, तो साउथ में एक इंसान ज्यादा पानी का कंजम्पशन करेगा, उसका डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू चेरापूंजी जहां पे बरसात ही बरसात है। क्या समझे? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इस पर भी निर्भर करता है कि एक इंसान औसतन एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करेगा। तीसरा फैक्टर क्या? हैबिट्स ऑफ पीपल। हाँ, हैबिट्स ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास कहने का मतलब है, हमने आपको बताया था लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, LIG एंड HIG। तो LIG और HIG के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन का स्टैंडर्ड थी कि नहीं, है ना? तो हैबिट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक क्लास इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका पर कैपिटा डिमांड क्या होगा। ओके, ज्यादा अमीर आदमी अधिक पानी का कंजम्पशन कर सकता है एज कंपेरिजन टू मिडिल क्लास पीपल। अब ये मिडिल क्लास कौन है, लोअर क्लास कौन है, रिच पीपल कौन है, इन सब चीजों पर मत सोचिए, ये सब कुछ भी नहीं है। पानी इज पानी, जितना यूज होना है उतना यूज करेगा एक इंसान अगर मिले तो, ठीक है। बट ये सारे स्टैंडर्ड है, ऐसे बनाए गए हैं। अपना कुछ आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिजाइन करना है, तो कुछ फैक्टर लेके चलोगे। आपको यहां से पैसा कमानी है। ओके, इन सब फैक्टर से क्या कमानी है? यू विल अर्न मनी। तो कंसिडर कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और क्या हो सकती है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, ये फोर्थ पॉइंट है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शहर है जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री है, हाँ, या फिर ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज है, कहने के मतलब ज्यादा स्कूल बिल्डिंग है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो उस शहर में पर कैपिटा डिमांड ज्यादा होगा, है ना? इस पर डिपेंड करती है। फिर फिफ्थ पैरामीटर क्या हो गया? क्या हो सकता है? क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। व्हाट डज इट मीन क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई? मान लीजिए आप जो पानी दे रहे हैं पब्लिक को, उसका टेस्ट बहुत ही मधुर है, मतलब वो बहुत ही अच्छा, मीठा, एकदम शरबत जैसा, है ना? तो अधिक लोग पिएंगे, आपका पानी का ही खपत ज्यादा होगा। क्यों? आपका पानी का टेस्ट अच्छा है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई इस पर भी डिपेंड करता है आपका पर कैपिटा डिमांड कितना होगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक शहर में तो बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग भी होते हैं कि नहीं, है ना? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, 3rd स्टोरी, 4th स्टोरी, 5 स्टोरी। अगर आप जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके पाइप में अगर प्रेशर ही अधिक प्रेशर नहीं है, तो क्या मल्टी मतलब अधिक ऊंचाई पर आपका वाटर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अगर अधिक ऊंचाई पर वाटर ही नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे जो ऊंचाई पर जो इंसान रह रहा है, क्या वो आपका पानी का इस्तेमाल कर पाया? नहीं कर पाया। तो आपका कंजम्पशन कम हो गया कि नहीं ओवरऑल, है ना? इसलिए प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जिस कारण से आपका पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज हो। क्यों? आप अगर सभी इंसान को पानी अवेलेबल करवा पाए तो हर एक इंसान यूज करने का कोशिश करेगा। हाँ, मतलब अधिक ऊंचाई पे जो इंसान रह रहा है मल्टी स्टोरी पे, वहां तक भी अगर पानी पहुंच गई तो वो भी तो इस्तेमाल करेंगे वाटर। तो वहां तक पानी पहुंचने के लिए आपको अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करके रखना होगा कि नहीं?
तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर की जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू होती है लगभग 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की प्रेशर दरकार होती है। ओके, 200 से 300 कह सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सीवेज फैसिलिटीज। ओके, सीवेज, सीवरेज फैसिलिटी, सीवरेज। कहने का क्या मतलब हुआ, ये देखिए बड़ा ही मजाकिया चीज है। सीवरेज फैसिलिटीज अगर आपके सिटीज में है, आप ठीक है, तो आप ज्यादा पानी का खपत करोगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो वॉशरूम है वहां पे फ्लश सिस्टम है, हाँ, तो हम कभी भी वॉशरूम जाएं तो हमेशा क्या करते हैं, फ्लश दबा देते हैं। एकदम दबा, क्यों क्यों? आसानी है, अच्छा लगता है, दबा दिया, क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। लेकिन जब आप फ्लश दबा रहे हो तो वाटर यूज हो रहा है कि नहीं? तो जितना बार जाओगे उतना बार फ्लश दबाओगे, है कि नहीं? तो वो सारे पानी किस में जाएंगे? सीवर से होके फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, फिर वो पानी ट्रीट होके फिर उसी पानी को हम कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं? इसलिए तो ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। तो पानी और कहीं से नहीं आता है, जो पानी हम यूज करते हैं उसी को ट्रीट करते हैं, उसी को यूज करते हैं फिर। ओके, तो सीवरेज सिस्टम अगर है किसी सिटीज में तो वहां पर वाटर कंजम्पशन कुछ बढ़ सकता है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगी जो पर कैपिटा वाटर डिमांड पर इफेक्ट करेगी? कॉस्ट ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ वाटर कह सकते हो। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर पानी का दाम ज्यादा है, अधिक है, अभी हर एक आदमी बिस्लरी का पानी पीता है क्या? नहीं पीता है ना रोज रोज। क्यों? 20 रुपया में मिलती है। अगर मान लीजिए, सोच लीजिए, आपको बिस्लरी के पानी से ही नहाना पड़े, वही 20 रुपया में खरीद के, तो नहाओगे? रोज नहाओगे? नहीं, है ना? हो सकता है कभी ना नहाए, केवल पीने के लिए यूज करें, तो कंजम्पशन कम हो गई। तो कॉस्ट ऑफ वाटर ये भी अफेक्ट करती है आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिए। ओके, एग्जाम्स में काम आएंगे। तो इससे आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन इन वाटर डिमांड। तो इस वेरिएशन इन वाटर डिमांड कहने का क्या मतलब हुआ कि एवरेज वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप अगर मंथली कंजम्पशन देख रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन, मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन ये कितना हो सकता है? इक्वल टू 1.28 टाइम्स एवरेज मंथली कंजम्पशन, एवरेज मंथली कंजम्पशन। ओके, अच्छा, ये सारे जो फैक्टर आपको क्यों दे रहे हैं? याद रखने के लिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। उसी तरह से आप निकाल सकते हो मैक्सिमम वीकली कंजम्पशन, मैक्सिमम वीकली कंजम्पशन ये क्या होगा? 1.48 टाइम्स एवरेज वीकली कंजम्पशन।
इन डेटा को याद रखिएगा। नाउ इसी तरह से मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी फेसबुक। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन फॉलो माय फेसबुक पेज कंसेप्ट डिकोडर। ओके, ऑल आर वेलकम। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, इसमें वेरिएशन फैक्टर, ओके, ये जो 1.28 1.48 ये सारे क्या है, वेरिएशन फैक्टर है एक तरह का, कि मैक्सिमम कितना है एवरेज का। इसमें है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली कंजम्पशन। ओके, नाउ उसी तरह से मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन, मतलब एक घंटे का, ठीक है, मैक्सिमम आवरली भी हम निकालते हैं कभी कभी। मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन, it is equal to 2.7 times average hourly consumption। ओके, अच्छा, मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन, इसको और एक तरह से कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 टाइम्स एवरेज डेली आवरली कंजम्पशन। ओके, तो इन सारे वैल्यूज को याद रखिएगा। अब और एक बात सुनिए, ये जो वेरिएशन फैक्टर्स है ना, ये जो हमने आपको बताया 1.5 2.7, हाँ, दिस दैट, बहुत सारे वैल्यू फैक्टर्स हमने बताए, इसको निकालने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, वो कौन सा फॉर्मूला है, गॉडरिच फॉर्मूला। हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग गॉडरिच फॉर्मूला। गॉडरिच फॉर्मूला इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो ये गॉडरिच फॉर्मूला है क्या, तो देखिए, these variation factors can be calculated using Goodrich फॉर्मूला। ओके, तो कैसे निकालेंगे गुडरिच फॉर्मूला को यूज करके, ये देखते हैं। तो गुडरिच फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीक डिमांड और ये जो हमने आपको अभी बताया, क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गुडरिच फॉर्मूला। और गुडरिच फॉर्मूला होता क्या है, इट इज इक्वल टू पीक और मैक्सिमम डिमांड, पीक या फिर मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है,
1.80 t पावर माइनस 0.10। अब इसमें ये सारे जो फैक्टर हैं ये क्या है इसे देखते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में ये जो P है इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड या फिर पीक डिमांड बाय एवरेज डिमांड। ओके, ये क्या है, रेशियो है, P का मतलब। और 1.80 तो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। T क्या है, T इज टाइम इन डेज, T इक्वल टू टाइम इन डे। टाइम इन डे का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपको डेली में कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेली, फॉर डेली डिमांड, फॉर डेली मतलब एक दिन के लिए, एक दिन में कितना वेरिएशन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, तो टी इक्वल टू आप क्या यूज करोगे, टी इक्वल टू 1 रखोगे। मान लो आपको आवरली देखना है, आवरली, तो टी इक्वल टू क्या रखोगे, एक दिन में आपको, एक घंटे में कितना दिन होगा, एक घंटे में कितना दिन हो सकता है, 1/24 दिन, 1/24, है ना। इसी तरह से अगर ईयरली देखना है, ईयरली, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप रखोगे 365 डेज, टी इक्वल टू। उसी तरह से मंथली, तो आप क्या रखोगे, आप रखोगे 30 डेज। समझ में आया, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वीकली 7 डेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वीकली देखना है, ठीक है, तो वीकली देखना है तो क्या करो, मैक्सिमम वीकली डिमांड बाय एवरेज वीकली डिमांड, बाय एवरेज वीकली डिमांड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1.80 इंटू एक वीक, हमको टी रखना है डेज में, तो 7 पावर कितना, माइनस 0.10। कैलकुलेट करिए, ये आएगा लगभग 1.48। तो ये होगा वेरिएशन, क्या समझे। तो यही तो हमने पहले डेटा आपको दिया था, इससे पहले जो डेटा लिखवाई थी वो भी तो यही लिखवाई थी कि मैक्सिमम वीकली डिमांड ओके इक्वल टू 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड, ठीक है। तो गुडरिच फॉर्मूला को यूज करके इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो दी वेरिएशन फैक्टर। तो फॉर्मूला याद रहेगा, P इक्वल टू 1, क्या, P इक्वल टू 1.8 इंटू टी पावर माइनस 0.10। ओके, बहुत काम का फॉर्मूला है, ध्यान रहे। अब चलिए, अब एक नया टॉपिक देखते हैं। एक वर्ड है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंट डिमांड। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और
कोइंसिडेंट डिमांड, कोइंसिडेंट वाटर डिमांड ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंट वाटर डिमांड का क्या कहने का क्या मतलब है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट शब्द का तो मतलब आप जानते ही होंगे। कोइंसिडेंट मतलब कि ऐसे ही, मतलब अचानक से कुछ होना। ठीक है, दो दो चीजों का अचानक से टकराना, उसे ही कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जैसे कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंट वाटर डिमांड कहने का क्या मतलब, इस केस में मान लो किसी दिन आपका मैक्सिमम वाटर का डिमांड है। ठीक है, मान लो शहर में किसी दिन मैक्सिमम वाटर का यूज हो रहा है। ठीक है, उस दिन सबसे अधिक वाटर का यूज हुआ, उसके साथ ही साथ उस दिन शहर में कहीं आग भी लग गई है। क्या समझे, एक तो शहर में ऑटो पहले से ही मैक्सिमम वाटर डिमांड है। ठीक है, पॉपुलेशन ने यूज कर लिया और आग भी लगी उसी दिन। तो देखो, वाटर टू सेटिस्फाई पॉपुलेशन आपको अलग से चाहिए, वो भी मैक्सिमम है, और आग को भी बुझाना है। तो नेट टोटल, ठीक है, जो वाटर डिमांड है उस दिन बढ़ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अभी ऐसा संभावनाएं रोज रोज होंगे क्या, नहीं, कभी कभी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका वाटर कंजप्शन भी मैक्सिमम हो जाए और फायर भी लग जाए। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे बता सकते हो कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट it is maximum of, ठीक है, इट इज मैक्सिमम ऑफ, पहला मैक्सिमम डेली डिमांड, प्लस फायर डिमांड। ओके, प्लस फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंट वाटर डिमांड ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है, प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, मतलब एक दिन में किसी एक घंटे में सबसे अधिक पानी का कितना इस्तेमाल हुआ है वो, या फिर एक दिन में, ठीक है, सबसे अधिकतम, मान लो जितने भी दिन का आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल एक सप्ताह में देख रहे हो। ठीक है, एक वीक के दौरान आपका ड्यूरेशन क्या है, 1 वीक है ऑब्जर्विंग। तो एक वीक में 7 दिन है, उन 7 दिन के अंदर में किसी एक दिन सबसे अधिक पानी का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, मान लो उस दिन आग भी लगी है। ठीक है, मान लो उस दिन आग भी लगी है, तो वो वैल्यू, मतलब वो उस दिन में जितना पानी का यूज हुआ प्लस फायर के लिए जो डिमांड है ऐड करोगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड, उस दिन में किसी एक घंटे में मान लो अगर सबसे अधिक पानी यूज हुई होगी, हाँ, तो वो वैल्यू कितना है। ठीक है, उन दोनों का मैक्सिमम, ये होगा आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ओके, तो ये रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये है आपका फॉर्मूला इसे निकालने का। ओके, तो वेल, तो अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद।
Hello everyone, welcome to Concept Decoder. So this is lecture number 3. इस वाले वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. ठीक है, तो देखिए एक वाटर सप्लाई स्कीम में क्या क्या चीजें होती हैं. जैसे कि आप डैम हो सकता है, स्टोरेज डिजाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना, पाइप वगैरह डिजाइन करते हो, डैम डिजाइन करते हो. हाँ, ये सारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के मतलब कंपोनेंट्स जो आपको डिजाइन करनी है. तो इनकी डिजाइन पीरियड क्या होती है, ये इस चीज के बारे में जानकारी लेना है. तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिस पर ये डिजाइन पीरियड डिपेंड करेगा. तो आप सोच सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, एक मोबाइल ले लो. अब उस मोबाइल में स्क्रीन है, कीबोर्ड है, कीपैड है, फिर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं. तो उस पूरे मोबाइल का डिजाइन पीरियड है 5 साल मान लीजिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मोबाइल में जितने भी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है, हाँ, जिसे हम कंपोनेंट कहेंगे, हर एक कंपोनेंट का जो डिजाइन लाइफ है वो 5 साल होना चाहिए, है ना. उससे पहले कोई फेल हो गया मतलब पूरा मोबाइल फेल हो गया. ठीक है, तो आपका डिजाइन लाइफ किस पे डिपेंड करता है? लाइफ ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर. सबसे पहला फैक्टर ये लिख सकते हैं. ठीक है, डिजाइन लाइफ डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर. फिर किस पे डिपेंड करती है? देखिए, हम जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, ये इसमें जो पाइप बिछाते हैं तो अंडरग्राउंड है ना. ओके, ये सारे अंडरग्राउंड बिछाते हैं. तो मान लीजिए कि भविष्य में आपको एक्सपेंशन करनी है, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ गया, हाँ, एक्सपेंशन वगैरह करनी है, तो आपका डिजाइन लाइफ क्या होगा? कम होगा ना ज्यादा होगा? आप कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो. इट विल डिपेंड ऑन यू. कैसे आप मतलब एनालिसिस करेंगे अपना पॉपुलेशन का. ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे, हाँ, उसका ग्रोथ देखेंगे. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 15 साल चूज कर सकते हो या फिर 30 ईयर्स चूज कर सकते हो. नॉर्मली हम 30 साल लेके चलते हैं. तो कोई एक डेटा सेलेक्ट करके आप डिजाइन कर सकते हो. इट विल डिपेंड ऑन यू, बट द जनरल वैल्यू इज 15 ईयर टू 30 ईयर. ओके, नाउ तो अगर मान लीजिए कि आपने 15 साल लिया है, ठीक है, तो 15 साल बाद फिर एक्सपेंशन करनी है आपको, है ना. इस तरह से डिजाइन लाइफ आप डिसाइड करोगे. फिर फंड, कि आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो आपके पास फंड कितना अवेलेबल है. अगर मान लीजिए ज्यादा फंड अवेलेबल है तो ज्यादा बड़ा और अधिक टाइम के लिए आप बना सकते हो, तो डिजाइन लाइफ ज्यादा हो सकता है ना. ज्यादा बड़ा कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है आज की डेट पे जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस वक्त उतनी दरकार नहीं है उस चीज की, लेकिन जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी समय के साथ उसका यूज भी बढ़ेगा, उसका नेसेसिटी भी बढ़ेगा उस चीज का, तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा होना चाहिए, उससे आउटपुट ज्यादा निकलना चाहिए टू सेटिस्फाई ऑल दी पॉपुलेशन नीड, है ना. तो हम आज की डेट के कंपैरिजन से थोड़ा कुछ बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो डिजाइन लाइफ है तब तक के लिए वो काम करे, वो सभी हर एक तरह से पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, इसलिए बड़ा बनाना पड़ेगा. वन मोर थिंग, डिजाइन लाइफ जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कि डिजाइन लाइफ is calculated after just a minute, calculated after completion of project. ठीक है,
मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि डिज़ाइन लाइफ है 30 साल, ठीक है, और आपको उस प्रोजेक्ट को बनाने में समय लगा 5 साल का, तो 5 साल के बाद से 30 साल, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद से डिज़ाइन लाइफ कैलकुलेट किया जाता है। ओके नाउ, और एक बात कि डिज़ाइन लाइफ आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि अधिक ज़्यादा भी ना हो कि अधिक कम भी ना हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो डिज़ाइन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसे आप लिख सकते हो कि फैक्टर्स गवर्निंग द डिज़ाइन पीरियड। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्या होगा, मीन्स पहला फैक्टर लाइफ ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर, ओके। तो लाइफ ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर ये किस तरह से अफेक्ट करेगा, हमेशा ध्यान रखिए कि डिजाइन लाइफ ऑफ द मतलब ऑफ द स्ट्रक्चर यूज्ड इन वाटर सप्लाई स्कीम used in water supply scheme should not exceed the life of component structure, okay. This is the first point. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर क्या होगा जो आपका डिजाइन पीरियड को गवर्न करेगा, इट विल बी ईज एंड डिफिकल्टी that is likely to be faced in expansion. Expansion of the project if undertaken in future, undertaken at future dates. ओके मीन्स अगर आपको भविष्य में कभी उस प्रोजेक्ट को फैलाना है, बड़ा करना है, हाँ, तो ये भी एक फैक्टर है कि जो इफेक्ट करेगा डिजाइन लाइफ पर। ओके मीन्स फॉर एग्जांपल अगर भविष्य में एक्सपेंशन करने में, प्रोजेक्ट को फैलाने में डिफिकल्टी होगा, ओके, अगर डिफिकल्टी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब अभी हम डिजाइन कर ही रहे हैं तो उसको कुछ लंबे समय के लिए डिजाइन कर दें, ठीक है, ओके, कुछ लंबे समय के लिए डिजाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम सोच सकते हैं कि कितना इजी या फिर डिफिकल्ट है एक्सपेंशन करने में प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, फंड एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर फंड है ही नहीं आपके पास, ठीक है, अगर फंड नहीं है
तो आपका जो डिजाइन पीरियड होगा वो ऑब्वियसली कम समय के लिए आप बनाओगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फंड है, अच्छा खासा फंड है, तो डिजाइन लाइफ ज्यादा समय के लिए बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंटिसिपेटेड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये चीज अभी करेंगे, अभी हम इस पर एक एनालिसिस करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारे फैक्टर भी इंक्लूड हो जाएंगे इन योर डिजाइन लाइफ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटिसिपेटेड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, या फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो, लेकिन डिक्रीज होने का तो संभावना है आजकल के टाइम पे कम है। आप देखते हो कोई इलाका बहुत खाली था, कुछ समय बाद वो इलाका भर जाता है, कम तो नहीं होता है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी डिपेंड करेगा आपका डिजाइन लाइफ फॉर ए वाटर सप्लाई स्कीम। ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वी हैव सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, ओके, ऑफ डिजाइन लाइफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI मैनुअल कहता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है ये कहता है कि हम वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसकी जो डिजाइन लाइफ होगी वो कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप डैम वगैरह बना रहे हैं, रिजर्वियर, स्टोरेज, ठीक है, डैम, या फिर ऐसे लिखिए रिजर्वियर स्टोरेज माने कि डैम वगैरह, इसका जो डिजाइन लाइफ होता है 50 साल का होता है, 50 ईयर, ठीक है। फिर पंपिंग सिस्टम, ओके, वाटर पंपिंग सिस्टम, इसकी जो डिजाइन लाइफ होती है ये होती है लगभग मीन्स 30 साल, 30 ईयर। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क या फिर हेड वर्क, ठीक है, हेड वर्क, डाइवर्जन वर्क, इन सारे कामों का जो डिजाइन लाइफ होता है ये होता है लगभग 15 साल। फिर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, ओके, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, इनकी जो डिजाइन लाइफ होती है ये भी होती है लगभग 15 ईयर्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, माने कि पाइप सिस्टम, इनकी जो डिजाइन लाइफ होती है ये भी होती है लगभग, आपकी पाइप सिस्टम की होती है लगभग 30 साल, ओके, 30 ईयर। फिर बस ये सारे वैल्यूज ध्यान रखिएगा। तो डैम वगैरह हम बनाते हैं 50 साल के लिए, स्टोरेज, और फिर पंपिंग सिस्टम 30 साल, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर पाइप नेटवर्क 30 साल के लिए बिछाते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट 15 साल और हेडवर्क या फिर डाइवर्जन 15 साल के लिए, ओके।
These are some important factors which you must remember. तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुई। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहेंगे पॉपुलेशन डेटा एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एनालिसिस। पॉपुलेशन डेटा एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एनालिसिस। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज में, कुछ भी बनाए, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, उसमें पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा की। हैंस हम इस पर कुछ स्टडी अपना करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को तो ये बताओ कि आपको जो पॉपुलेशन डेटा हमें मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंसस, है ना, जनगणना। पॉपुलेशन डेटा हमें कहाँ से मिलती है? बाय कंडक्टिंग सेंसस। ओके, तो सेंसस से हमें पॉपुलेशन डेटा मिलती है। हर एक देश की गवर्नमेंट सेंसस करवाती है, ओके, जनगणना करवाती है। भारत में जो सर्वे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्वे करवाती है, पॉपुलेशन सर्वे, जिसे हम सेंसस कहेंगे, इसकी जो इंटरवल है ये कितने साल की है? आपको कुछ याद है? इट इज 10 ईयर। ओके, 10 साल। हर एक 10 साल पे जनगणना होती है, मतलब हर एक 10 साल पे ये काउंटिंग होती है कि कितना आबादी है अब देश का, ठीक है। तो 10 साल है, इसीलिए इसको डेसीनियल सेंसस भी कहा जाता है, डेसीनियल सेंसस। ओके, तो सेंसस से हमें मिलती है पॉपुलेशन डेटा कि किसी भी शहर का आबादी कितना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पर। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले मान लो कोई एक शहर है, तो इस शहर में एट एनी टाइम 1000 इंसान है, ठीक है। इसमें मादाएं हैं, पुरुष हैं, हर एक तरह के हैं, कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में है। फिर आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ होंगी, वक्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ेंगे, बच्चे होंगे, वो लोग बड़े होंगे, कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग उस जगह को खाली करके चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 तरह के ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन, किसी भी लोकेलिटी का, किसी भी सिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है। सबसे पहले बर्थ रेट, सेकेंड डेथ, थर्ड माइग्रेशन। ओके, तो चाहे बर्थ हो या डेथ हो या माइग्रेशन हो, ये सारे इफेक्ट करेंगे ऑन वाटर डिमांड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर बर्थ होंगे, जैसे बर्थ रेट, अगर शिक्षा बढ़ेगी, ओके, मनुष्यों में शिक्षा बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो भावना है उनके अंदर, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बर्थ रेट कम हो जाएगी, मीन्स ह्यूमन कम हो गए, मीन्स आपका जो वाटर डिमांड है वो कम हो गया। अभी मान लो हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल या फिर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेंगे तो डेथ रेट कम हो गए, तो डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ, साथ ही साथ कमर्शियल डिमांड भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल होने के कारण भी हॉस्पिटल का भी कुछ अपना डिमांड होता है, इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल डिमांड, है ना, इस तरह से।
फिर माइग्रेशन, अगर पीपल चले गए उस जगह को छोड़ के, पीपल क्यों जा सकते हैं? ड्यू टू एडवांसमेंट। मान लो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया हो गया पूरा, तो इंडस्ट्रियल एरिया में धूल मिट्टी पूरा ये सब होता है, तो पॉल्यूशन के कारण पीपल माइग्रेट करते हैं, एक जगह को छोड़ के अलग जगह जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे किसी भी एक लोकेलिटी के। एंड ऑन द सेम टाइम ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये आपका कंसिडर होगा इन डिजाइनिंग द वाटर सप्लाई स्कीम, यस और नॉट, बिकॉज इट विल अफेक्ट द वाटर डिमांड। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कैलकुलेट करें, हम कैसे पता लगाएं इसका? इसके एनालिसिस के लिए हमारे पास एक कर्व है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ कर्व। ठीक है, ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो है ना, ये इसका जो शेप होता है एस लाइक शेप, इट इज एस शेप्ड, इट इज एस शेप्ड। ओके, इट इज एस शेप्ड। और इसलिए और एक नाम है इस कर्व को, हम कभी कभी लॉजिस्टिक कर्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो known as लॉजिस्टिक कर्व। ओके, तो ये कर्व कैसा दिखता है? देखिए, ग्रोथ कर्व। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहती है आपकी पॉपुलेशन, पी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप रिप्रेजेंट करोगे टाइम। ठीक है, टी। नाउ ये कर्व जो है किसी भी सिटी के लिए होता है या फिर किसी एक रीजन के लिए। ठीक है, ओके, मान लो कोई एक एरिया के लिए निकाल रहे हो आप, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल सकते हो या फिर विलेज वाइज निकाल सकते हो ग्रोथ कर्व। तो लेट्स सपोज कि एस टाइप का होता है, तो इस तरह का कुछ है, एस जैसा। अब देखिए, ये हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, हाँ, कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगा ना उस एरिया में, उसे मैं कहूंगा पी नॉट, इनिशियल पॉपुलेशन। और एट टाइम टी इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, इंफिनिटी, टी इक्वल टू इंफिनिटी, जो उस एरिया की पॉपुलेशन है वो सैचुरेशन पे आ जाएगी। ठीक है, कि ना ही उतना से अधिक होगा कुछ समय के बाद, ना ही उससे कम होगा। इंफिनिटी नहीं कंसिडर करेंगे उस टाइम को। ठीक है, लेकिन अभी तो पता नहीं है कि वो टाइम कितना है, हैंस चलिए मान लेते हैं वो टाइम अननोन है। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद, जितना भी समय हो सकता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, ठीक है, उतने समय बाद एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड हो जाएगी जो कि सैचुरेशन पॉइंट पे होगी, मतलब उससे ज्यादा नहीं, मतलब ना ही उससे ज्यादा होगा ना ही उससे कम। ठीक है, उतना कांस्टेंट बनी रहेगी, उसे हम सैचुरेशन पॉपुलेशन कहेंगे। सैचुरेशन पॉपुलेशन सबसे अधिकतम वैल्यू होगी, सबसे अधिक सैचुरेशन, मतलब सबसे अधिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो दो तरह का पॉपुलेशन हो गया आपका, एक हो गया पी नॉट माने कि इनिशियल पॉपुलेशन, और एक हो गया पी एस सैचुरेशन पॉपुलेशन। ओके, और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ये जो कर्व है इसका नाम क्या है? ग्रोथ कर्व। कभी कभी ऐसे बेवकूफी के लिए सवाल ये भी पूछ सकता है कि ग्रोथ कर्व इज ऑलवेज मेड फॉर लिविंग थिंग, है ना? ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ किसका होता है? लिविंग थिंग्स का ही ग्रोथ होता है। ओके, तो ग्रोथ कर्व ऑलवेज मेड फॉर लिविंग थिंग, ये जो बनती है इट फॉलोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अब इस पे चलिए इस ग्रोथ कर्व का कुछ स्टडी करते हैं।
कुछ पॉइंट्स है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके, नाउ अभी देखिए इसका जो स्लोप होगा, ग्रोथ कर्व का आप स्लोप निकालोगे कहीं पर भी, स्लोप मतलब tan थीटा माने कि y बाई टी, tan थीटा माने कि y बाई टी। ठीक है, तो y एक्सिस में ग्रोथ कर्व में क्या है, पॉपुलेशन, और t एक्सिस में क्या है, टाइम। तो y बाई टी, तो इन ए बी रीजन, इन ए बी रीजन अगर हम tan थीटा लिखे मतलब स्लोप लिखे या फिर रेट लिखे dp बाई डी टी, ओके, dp बाई डी टी, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ओके, कहने का मतलब है रेट इज इंक्रीजिंग, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इस रीजन में। ओके, ए टू बी रीजन में ग्रोथ कर्व क्या शो करता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, dp बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। बी टू सी रीजन में, इन बी टू सी आपका जो रेट है ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dp बाई डी टी इज कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है। नाउ सी टू डी रीजन में, ये प्रॉपर्टी है ग्रोथ कर्व की। ओके, इन सी टू डी रीजन आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है dp बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट, सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो इस रीजन में कह सकते हो कि जो रेट है, रेट इज डिक्रीजिंग। तो ये तीन तरह के रेट हैं ग्रोथ कर्व के, तीन तरह का रीजन है। इस पर भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। एक कर्व दे दे ए बी सी डी और इस तरह का पॉइंट मेंशन कर दे और पूछा जा सकता है कि किस रीजन में किस तरह का रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो याद रखिएगा, इंक्रीजिंग इनिशियल पार्ट में, फिर मिडिल पार्ट में कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। ओके, नाउ और एक बात देखिए, ये जो हम रेट देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, ये भी पूछ सकता है फर्स्ट ऑर्डर। इसको आप कह सकते हो कि ये जो कर्व है ये फर्स्ट ऑर्डर कर्व भी कह सकते हो इसको, ग्रोथ कर्व को फर्स्ट ऑर्डर कर्व। फर्स्ट ऑर्डर करने का मतलब है डेरिवेटिव पर पावर कितना है, 1 है, तो ऑर्डर इज 1। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स ग्रोथ कर्व फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे कह सकते हो, ग्रोथ कर्व फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये था ग्रोथ कर्व का डिटेल। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, so we will look that in next video। so इतना आप लोग ध्यान में रखिए अब तक इन सारे बातों को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है इसका जानकारी यहीं पर दे देता हूँ। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ये है कि मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप बना रहे हो किसी एक एरिया के लिए। अभी इस एरिया में अभी प्रेजेंट में 1000 इंसान रह रहा है,
आप तो आप जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो वाटर स्कीम के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए, वो तो केवल एक दिन के लिए नहीं ना बना रहे हैं आप, यू आर डिजाइनिंग इट फॉर सम पीरियड, 10 साल या फिर 15 साल या फिर 30 साल। जनरली हम 30 इयर्स का ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो आप 30 साल के लिए बनाओगे। तो 30 साल के लिए अगर बनाओगे तो 30 साल में आज से लेके 30 साल आगे क्या यहाँ पे 1000 इंसान ही रहेगा? नहीं, हो सकता है कुछ बर्थ हुए, ठीक है, न्यू बर्थ, कुछ डेथ हुए, कुछ माइग्रेशन हुए। ओके, माइग्रेशन दो तरह की हो सकते हैं, हो सकता है इनकमिंग हुआ या आउटगोइंग हुआ। हाँ, तो इस कारण से इस एरिया का जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज होगा, ठीक है, और अधिक चांसेस ये है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। हाँ, मीन्स बढ़ेगी या कमेगी हम कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सेंसस से सबसे पहले जो इस एरिया का जनगणना है, जनगणना डिपार्टमेंट पे जाएंगे, सेंसस डिपार्टमेंट पे, और वहां से डेटा लेंगे, पॉपुलेशन डेटा यहाँ का, ठीक है। फिर उस उन डेटा को ऑब्जर्व करके ट्रेंड देखेंगे, फिर रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको यूज करके फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट मतलब कि आज मान लो 10 है, ठीक है, तो कुछ साल बाद, 30 साल बाद कितना होगा, हाँ, ये हम फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट, ओके, भविष्य को पता लगाएंगे, वेदर फोरकास्टिंग जैसे होता है। कि क्या है एक्चुअली में, क्या है पता नहीं, लेकिन एक फोरकास्ट, एक वैल्यू हमें फिर भी पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, उन मेथड्स को फॉलो करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, तो ज्यादा सेफ्टी पर रहते हैं। So we will follow those methods for population forecast. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का मेथड। अच्छा, ये सारे जो मेथड है वो सारे मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिर जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। तो क्या आपको डाउट आया होगा कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये मुझे रियलिस्टिक वैल्यू देगी? क्या मतलब रियलिस्टिक वैल्यू? मतलब क्या सच में जितना वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालोगे 30 साल बाद, क्या सच में उतना देखने को मिलेगा पॉपुलेशन? तो ये बात मीन्स ये असमंजस वाली बात है, ये आपको भी नहीं पता कि हमें भी नहीं पता। बट बात यह है कि हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। नहीं तो वरना क्या करना पड़ेगा आपको? मीन्स कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये करना बहुत मुश्किल है, पॉपुलेशन पर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है ना, रियल लाइफ एनालिसिस। हाँ, एक्चुअल में कितना रेट है, हर तरह, मतलब परफेक्टनेस इसमें आना बहुत मुश्किल है। तो जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है, दोज आर अडॉप्टेड। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि फॉर विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अगर न्यू सिटी है, कोई न्यू सिटी है, तो वैसे सिटीज में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो इनिशियल पीरियड में ग्रोथ होगा, स्टार्ट होगा पॉपुलेशन का। कोई इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो सकती है। हाँ, तो इन सब चीजों पर देखेंगे कि रेट कैसा कैसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दोज रेट्स। एक जस्ट एज्यूम करके, अंदाजा लगा के, लिंकअप करके कॉन्सेप्ट को, हम डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल देखेंगे कि किस मेथड को कैसी जगह पे यूज कर सकते हैं, कोई छोटा टाउन है या कोई बड़ा टाउन है। तो इस पर से 5-6 मेथड है, उन मेथड्स को देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो बी रेडी, गुड लक फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, वेलकम। In every region increasing, but it is directly proportional to total population, rate is directly proportional to total population P, और BC रीजन में रेट आपका कांस्टेंट है, और CD रीजन में जो आपका रेट है इट इज PS माइनस P। ओके, P क्या है? P इज योर टोटल पॉपुलेशन,
उस एरिया में टोटल पॉपुलेशन, इट इज पी। ठीक है।